नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर उपलब्ध हूं एक नई जानकारी देने के लिए। और ये जो जानकारी है ये छत्तीसगढ़ में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे सब इंस्पेक्टर एग्जाम के बारे में है। जैसे कि आप लोग भी प्रतिदिन न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि 341 पदों पे सब इंस्पेक्टर की भर्तियां होनी है और इस भर्ती के साथ साथ जो पुरानी 2018 की परीक्षा है वो भी कंप्लीट होने को है, यानी कि उसका रिजल्ट आने को है। देखो, अभी अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर इसमें सबसे अच्छा एग्जाम हो सकता है, सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि सरकार के समक्ष या फिर जो न्यूज़ वगैरह में अपन देख रहे हैं, न्यूज़ वगैरह में ये चल रहा है कि सबसे पहले जो पद आएगा, है ना, ऐसा ये अपन संभावना ही जता सकते हैं कि सबसे पहले जो पद आएगा वो सब इंस्पेक्टर का आएगा। आप लोग दो चार जो न्यूज़ में पढ़े होंगे, कुछ कुछ न्यूज़ चैनल वगैरह भी इसको कवर किए हैं, न्यूज़पेपर में भी ये आ रहा है ना। और पोस्ट को सबसे ज्यादा जो वेरीफाई करके बताया गया है वो सब इंस्पेक्टर का ही पद है। ठीक, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि मैं भी, है ना, इस चरण से गुजरा हुआ हूं, मैं भी इस एग्जाम को दिया हुआ हूं, तो अन्य की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में जानकारी मैं आपको दे सकता हूं और इसी उद्देश्य से मैं आपके समक्ष उपलब्ध भी हुआ हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का जो तैयारी है वो पहले भी पुरानी भर्ती के लिए भी करवाया गया था, जिसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा। लगभग 75% स्टूडेंट जो हमारे थे वो प्रीलिम्स निकाल के मेंस तक के पहुंचे और फिर मेंस निकाल करके इंटरव्यू तक भी, मेंस निकाल करके फिजिकल का टेस्ट भी जो है वो दिए थे उन लोग। ठीक, आप लोग ये चीज की जानकारी मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत मानो, आप लोग जाकर के मार्केट में भी जाकर के इस चीज की पता कर सकते हो, इसका शिनाख्त कर सकते हो, आप लोग समीक्षा कर सकते हो। फिलहाल हमारे यहाँ जो सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर के जो बैच है वो लॉन्च किया गया है भाई। और कहाँ लॉन्च किया गया है? ये फिलहाल तो बिलासपुर ब्रांच में है और आने वाले समय में हमारे रायपुर के हेड ऑफिस और सिटी प्लाजा की ब्रांच में भी चालू किया जाना है। ठीक, क्योंकि ये जो पद है कोई एकदम छोटा सा पद नहीं है भाई। ये आपके सेटलमेंट के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा पद है, क्योंकि इसका पेमेंट जो पे ग्रेड भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। आगे सबके बारे में डिटेल अपन बात करेंगे, मेरी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर आप बाहर हो सकते हैं। कई जानकारी ऐसी छोटी छोटी भी है जिसमें लोगों को पता नहीं होती है और बिना तैयारी के वो चले जाते हैं। हालांकि वो एग्जाम को निकालने के लिए एलिजिबल है, एग्जाम को निकाल सकते, पूरी दक्षता उनके पास है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट के कारण, कुछ चीजें जो पहले से पता होनी चाहिए उसके वो जानकारी नहीं होने के कारण बाहर हो जाते हैं। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक, तो ये हमारी नई बैच है भाई। ये जो नई बैच है ये 4 अक्टूबर को चालू की जानी है। ठीक, बिलासपुर ब्रांच में ये 4 अक्टूबर को चालू की जानी है। इसमें देख सकते हो आप लोग कि जो हमारे सारे सीनियर फैकल्टी है, सारे सीनियर फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, है ना, पद की गरिमा को देखते हुए सारे सीनियर फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। और इसमें जो बैच है वो शाम के 5 बजे शुरुआत की जानी है, शाम के 5 से 8 बजे तक के जो है ये बैच रहेगी। ठीक, अब 341 पद का विवरण एक बार अपन तुरंत देख लेते हैं, पद की डिटेल भी देख लेते हैं। जो अभी पद जो आया है 341 पद, इस 341 पद के बारे में एकदम डिटेल में आप लोग को जानकारी दूंगा कि कौन से पद के लिए आपको कितना एग्जाम देना है, कितनी तैयारी करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर सब इंस्पेक्टर बनना है तो तीन तो पेपर दिलाने होगा। इसके अलावा जो साइबर क्राइम का जो पोस्ट आया है, साइबर क्राइम के लिए जो एसआई का पोस्ट आया है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेपर दिलाने पड़ेंगे। तो उसके बारे में भी बात करेंगे अपन। देखो, इस 341 पद में, है ना, 341 पद में आप लोग ध्यान रखेंगे और आपको पता भी होगा कि जो आपके 278 पद है वो प्लेन एसआई के हैं। ठीक, सब इंस्पेक्टर के हैं। इसके बाद जो 19 पद है, 19 पद वो सूबेदार के हैं। आप लोग अगर सूबेदार के बारे में नहीं जानते होंगे तो समझो भाई कि सूबेदार का जो पद है, कई लोग पिछली भर्ती में सूबेदार को वरीयता ही नहीं दिए हैं, कई लोग, है ना। तो सूबेदार के बारे में जानो भाई। सूबेदार जो है सब इंस्पेक्टर से, इसका सूबेदार का वर्क कल्चर जो है थोड़ा सा अलग होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये जो पुलिस लाइन में जो पदस्थ अधिकारी होते हैं उनके घरों का आवंटन करना, उनके पेट्रोलिंग को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल का जो लेखा जोखा होता है उसको ध्यान में रखना। तो एक तरीके से जो सिटिंग का काम होता है इनका। और वर्क कल्चर एसआई से ऐसा होता है कि ये सीधे सीधे पब्लिक से डील नहीं करते हैं, है ना। तो जिनको आगे तैयारी करना हो और पर्याप्त मात्रा में उनको पैसा भी कमाना हो, सैलरी भी लेना हो, तो सूबेदार का पद सबसे अच्छा होता है। सूबेदार प्रमोट होकर के आरआई बनता है भाई। ये आरआई वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाला नहीं है भाई ना, रीजनल इंस्पेक्टर वाला है ये। तो इसके बाद आगे देखेंगे, 19 पद सूबेदार का, 278 पद सब इंस्पेक्टर का, और इसी में आपका जो 11 पद है, 11 पद वो स्पेशल ब्रांच के लिए है। ठीक है, स्पेशल ब्रांच। ठीक,
इसके बाद जो आपका 14 पद है, 14 पद प्लाटून कमांडर का है, ठीक, प्लाटून कमांडर का। इसके बाद आपका जो 9 पद है, 9 पद साइबर क्राइम के तहत है, साइबर यानी कि साइबर थाना वगैरह में आपकी नियुक्ति इसके तहत जो है आपको मिलेगी। लेकिन सारे पदों का जो सैलरी होता है वो लगभग सेम होता है, ठीक, सैलरी सेम होता है, लगभग 52,400 समथिंग कुछ बनता है। आप लोग और अच्छे से उसको देख लेना। तो ये इतने पद है भाई। आप लोग को जो वरीयता देनी है वो कैसी वरीयता देनी है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्पेशल ब्रांच को पहले रखना चाहते हैं या सूबेदार को। लेकिन मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप जब भी फॉर्म भरो तो सूबेदार को पहले रखो, स्पेशल ब्रांच रखो, सब इंस्पेक्टर रखो, साइबर क्राइम रखो और पीसी रखो, ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये सब के बारे में तो देख लिए। देखो भाई समझना कि ये जो आपके पद है ना, इसमें सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, स्पेशल ब्रांच और पीसी, इन सभी के लिए जो आपके एग्जाम का पैटर्न होगा वो एकदम सेम होगा, ठीक। पहले नापजोक, फिर प्रीलिम्स, फिर आपका मेंस, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन ये जो साइबर क्राइम वाला पद है, ठीक, इसमें याद रखेंगे कि मेंस में आपको जो बाकी लोग पेपर देंगे 3, आपको एक पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा साइबर क्राइम में। और साइबर क्राइम में जो एक्स्ट्रा पेपर आपको देना पड़ेगा वो कंप्यूटर का पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक। उसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे, ठीक। तो ये अभी नए पदों के बारे में जानकारी मैं आप लोग को दिया। ध्यान में रखेंगे 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 2024 को बिलासपुर में हमारी जो बैच है वो चालू होने वाली है। शाम को 5 से 8 बजे, शाम को 5 से 8 बजे इसका टाइमिंग रहेगा। आप लोग किसी भी हमारे नंबर में, आप लोग ये देखो यहाँ पर नंबर जो लिखा हुआ है, किसी भी नंबर में इंक्वायरी कर सकते हैं इसके बारे में। अब अपनी बात करता हूं मैं, ठीक है, अपनी बात जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस एग्जाम को लेके। देखो भाई ये एग्जाम जो है आपको इसलिए भी टारगेट करना चाहिए क्योंकि ये व्यापम के अन्य एग्जाम की अपेक्षा अपने को लगता है कि चरण ज्यादा है, लेकिन अगर अपन सावधानी रखें ना तो इन 5 चरण को बहुत आसानी से अपन पार कर सकते हैं। वो कैसे पार कर सकते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो पहला चरण होता है इसका, नाप जोक का चरण, ठीक। जो आपका पहला चरण है नाप जोक का, ये नाप जोक के चरण में कुछ बातों को ध्यान में रखना कि जैसे ही आप लोग नाप जोक के लिए जाओगे, है ना, जो भी फॉर्म भरेगा नाप जोक के लिए जाएगा, इस नाप जोक में पहले तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक, लंबा इंतजार। और वो लंबा इंतजार लाइन लगाना पड़ता है, लंबी लाइन लगाना पड़ता है। पहले आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा कि कब आपका नाप जोक होना है ना। लंबे इंतजार के बाद आपको आपके एडमिट कार्ड को वहां पर देखा जाएगा और इसी एडमिट कार्ड को देखने के बाद आपको अंदर एंट्री मिलेगी। जैसे कि हमारी बात करूं तो हमारा जो नाप जोक हुआ था वो क्या हुआ था, माना में हुआ था, ठीक, माना में हुआ था, है ना। तो ये एडमिट कार्ड में आपको एंट्री दी जाएगी, एंट्री का सील लगेगा। आप जब अंदर जाओगे तो अंदर जाने के बाद फिर से आपको बैठना पड़ेगा। बैठने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज, ठीक, दस्तावेजों को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। और दस्तावेज को चेक करने के बाद आप अपनी फाइल जो है अपने हाथ में रखे रहोगे। दस्तावेज चेक करने के बाद आपका नाप जोक चालू हो जाएगा, ठीक। अब इस चीज में ध्यान रखो भाई कि नाप जोक में सबसे ज्यादा कौन लोग बाहर होते हैं, ठीक। तो 2 प्रकार के लोग बाहर होते हैं, और 2 प्रकार के लोग बाहर होते हैं। ये इनमें जो है, एक तो जो एज क्राइटेरिया ये है कि मान लो कि अभी, है ना, 10 दिन के अंदर अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो 2024 1 जनवरी 2024 की स्थिति में उस व्यक्ति को 21 वर्ष का होना जरूरी है। 21 वर्ष का कब, 1 जनवरी 2024 की स्थिति में। और अगर कोई नहीं है 21 साल का तो फिर वो बाहर हो जाएगा वहां से। और दूसरा जो मेजरमेंट में बाहर होते हैं वो हाइट वाले बाहर होते हैं। ये 2 लोग सबसे ज्यादा बाहर होते हैं, है ना। हाइट का कैसा है, 168 सेंटीमीटर। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 168 सेंटीमीटर का होना जरूरी है वहां पे, ठीक। अगर आपका 0.5 भी कम है तो आप बाहर हो जाओगे वहां पे। तो ये हुआ दस्तावेज वेरिफिकेशन की बात, है ना। नाप जोक में सबसे पहले आप जाओगे तो आपको क्या चेक किया जाएगा, आपका चेक किया जाएगा फ्लैट फुट, ठीक, फ्लैट फुट। सबसे पहले आपको फ्लैट फुट चेक किया जाएगा। इस फ्लैट फुट में जो चेक किया जाएगा उसमें यह ध्यान दिया जाएगा कि आपके पैर को, आपके पैर के जो तल्ला होता है उसको गीला किया जाएगा पानी से। और उस पानी के बाद आपको एक सूखे जो फर्रस होता है ना, जो एक फर्रस होता है जो जिसको अपन घर में यूज करते हैं लगाने के लिए आंगन वगैरह में, वहां खड़े कराएंगे आपको। अब देखा जाएगा कि आपका जो फुट है वो एकदम फ्लैट तो नहीं है। अगर पानी का पूरा छप्पा उसमें आ जाता है तो फ्लैट फुट कहलाएगा वो। लेकिन अगर इसमें ट्रिक होती है भाई, ऐसा नहीं है कि फ्लैट फुट में लोग बाहर होते हैं। अगर आपको फ्लैट फुट है तो आप ऐसा खड़े हो जाओ, जैसे कि ये दिख रहा होगा आप लोग को, आप ऐसा करके भी खड़ा हो सकते हो, ठीक।
ये टच किया, ये टच किया और बीच वाला खाली रहा, तब भी आप फ्लैट फुट को निकाल लेंगे। ठीक, अब फ्लैट फुट के बाद अगला जो आपका टेस्ट होगा वो ये होगा कि आपको देखा जाएगा नॉक नी। ठीक, नॉक नी। नॉक नी का मतलब ये जो आपका घुटना है, ठीक, आपको नीचे तो दिख रहा नहीं होगा, लेकिन मान लो कि ये आपका जो पैर है, इस घुटने को टच करा के देखा जाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे से टच होते हैं ऐसा, ठीक, तो ये नॉक नी कहलाता है। लेकिन अगर ये कोई भी स्थिति में अगर आपको खड़े कराए और ये टच ना हो, ठीक, तो फिर आप इसको पार कर जाएंगे। नेक्स्ट, नॉक नी के बाद क्या देखा जाता है? नॉक नी के बाद आपकी जो छाती है, ठीक, ये जो छाती है, जो सीना है, उसको फुलाने के लिए बोलेंगे। ठीक, और ये जो आपकी छाती है उसको फुला करके लगभग 5 सेंटीमीटर देखेंगे ना, कि नॉर्मल जितनी भी आपकी छाती है उसका मेजरमेंट मायने नहीं रखता। मान लो कि 80 है तो आपको 85 तक के ऐसा फुलाना पड़ेगा वहां पे। ठीक, ऐसा। तो छाती अगर आपकी 5 सेंटीमीटर फूलती है तो आप आगे के चरण में चले जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपकी लंबाई देखी जाएगी। ठीक, लंबाई। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये ऐसा जो है मेजरमेंट होता है। डरने वाली कोई भी बात नहीं होती है। वहां पर जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर दिक्कत है तो उसको जो है आपको पास कर दिया जाए। बस केवल 2 ही चीज में कटोगे आप, एक तो लंबाई को लेकर के और एक तो आपके किसको लेकर के, एज को लेकर के। तो इस जिन 2 चीजों का आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर उन लोग मदद नहीं कर पाते, बाकी सब में आपकी मदद करेंगे। ठीक, एकदम कूल काम होके जब भी नोटिफिकेशन आता है, कूल काम होकर के आप अपने नाप जोक में जाना, यह आसानी से पार होने वाला चरण है। नेक्स्ट, अगला नाप जोक के बाद। नाप जोक के बाद देखो, नाप जोक के बाद आप लोग जितने भी लोग नाप जोक निकालोगे वो दोगे प्रीलिम्स। ठीक, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा दोगे, प्रारंभिक परीक्षा। अब इसके बारे में समझो भाई, प्रारंभिक परीक्षा है एकदम सरल। क्यों एकदम सरल? क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा को कितने लोग पास करेंगे? जितना पोस्ट आया है उसके 20 गुना लोग। कितने लोग? 20 गुना लोग। 341 का अगर आप 20 गुना करोगे, ठीक, जैसे कि 341 का 20 गुना करें अपन, शून्य है ना, 20 चौका 80, शून्य, और ये चला जाएगा यहाँ 8, 20 या 60, 60 और 8 68, ऐसा। तो ये लगभग जो है वो इतना रहेगा। ठीक, 6800, 6800। तो 6800 लोग जो है वो निकालेंगे प्रारंभिक परीक्षा और जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक, मुख्य परीक्षा के लिए। एक बार है ना ओवरव्यू में आप लोग से बात कर लेता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो कैसे है। प्रारंभिक परीक्षा देखो, प्रारंभिक परीक्षा में आपको एकदम ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो फोकस होना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए मेंस के एग्जाम पर। ठीक, क्योंकि मेंस का सिलेबस ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आप पहले से मेंस की तैयारी कर रहे हो, पहले से मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपका प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। ठीक, आसानी से निकल जाएगा। तो जो ज्यादा फोकस होना चाहिए मुख्य परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रारंभिक परीक्षा जो है वो पिछले बार की हुई थी 300 अंक की। कितने अंक की? 300 अंक की हुई थी। और इस 300 अंक में जो एक प्रश्न था, एक प्रश्न वो था 3 अंक का। कितने अंक का? 3 अंक का वो एक प्रश्न था। यानी कि टोटल कितने प्रश्न हो गए? 100 प्रश्न, ऐसा। तो 100 प्रश्नों की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। 2 घंटे का समय, 3 घंटे का समय, सॉरी 3 घंटे का समय दिया गया था। और इसमें ये जो 100 प्रश्न था इसका रेशियो समझना भाई, बहुत ही अच्छा सिलेबस डिजाइन किया गया था, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते थे। 35 नंबर का, ठीक, 35 नंबर का इंडियन जीएस था भाई। इंडियन जीएस जो है, जो इंडियन जीएस आप लोग देखे होगा ना, भारतीय संविधान, भूगोल, इतिहास, ठीक, करंट अफेयर, पर्यावरण, है ना, साइंस और टेक्नोलॉजी, ये सारा 35 नंबर का इंडियन जीएस था। इसके बाद आपका 25 प्रश्न जो था, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से ना, 35 गुना 3 105, 25 गुना 3 75 नंबर, ऐसा। तो ऐसा था छत्तीसगढ़ का जीएस, 25 का छत्तीसगढ़ जीएस था। ये कितना प्रश्न हो गया देखो, 35 प्लस 5 40 और 20 60 प्रश्न हो गया। इसके बाद 10 नंबर का था आपका मैथ्स, जो कि काफी सरल था। 10 नंबर का था आपका रीजनिंग, जो कि वो भी सरल था। इसके बाद आपका 10 नंबर का था हिंदी लैंग्वेज, ठीक, हिंदी लैंग्वेज जो है वो 10 नंबर का था। इसके बाद आपका 5 नंबर का, ठीक, मतलब 5 प्रश्न जो थे वो 5 प्रश्न थे अंग्रेजी के, ऐसा, अंग्रेजी के। और 5 प्रश्न जो थे वो कंप्यूटर से दिए गए थे, एकदम सरल, ऐसा। सरल और कठिन से वैसे मायने नहीं लगता, 20 गुना लोग निकालेंगे, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है ना। तो ये टोटल जो 100 नंबर का डिटेल था, इंडियन जीएस 35 क्वेश्चन, सीजीजीएस 25 क्वेश्चन, 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग, 10 हिंदी, 5 कंप्यूटर और 5
5 अंग्रेजी, ऐसा। तो ये रेशियो था। आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस के सिलेबस में भी ये सारी चीजें रहेगी, बस रेशियो बदल जाएगा, ठीक, ऐसा। तो ये हुआ आपका प्रीलिम्स की बात, जिसको निकालेंगे 6800 लोग, इस बार 6800 लोग। नेक्स्ट अगला चरण, ठीक, अगला चरण मुख्य परीक्षा की बात करेंगे, ठीक। मुख्य परीक्षा, देखो मुख्य परीक्षा जैसे ही आप इसमें पहुंच गए मुख्य परीक्षा में, ठीक, मुख्य परीक्षा में आप जैसे ही पहुंचे, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स निकालने के बाद तुरंत, अगर आपको फिजिकल फिट आप नहीं हो, आपको तुरंत मुख्य परीक्षा के बाद लग जाना है ना। वैसे तो आप अभी भी लग सकते हो, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा को निकालने में इतनी दिक्कत नहीं जाती है। फिजिकल के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, फिजिकल टेस्ट के लिए मैं इसलिए आपको तैयार होने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि सारे चरण एक तरफ और फिजिकल टेस्ट एक तरफ, ठीक। फिजिकल टेस्ट में 5 चीजें होती है, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, और मैं उसकी ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप कितनी आसानी से वहां पर उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो जो मुख्य परीक्षा होगी वो होगी 600 मार्क्स की। मतलब पिछले बार तो 600 मार्क्स की हुई थी, है ना। अब इस बार अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो मार्क्स के जो 2 नंबर का एक प्रश्न था, अब वो हो सकता है 1 नंबर का एक प्रश्न हो, ऐसा। जैसे कि 1000 नंबर का टोटल पेपर था, तो हो सकता है वो 500 नंबर का हो, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो नहीं बदलेंगे, ऐसा है, ठीक। अब इसमें ध्यान देंगे भाई, इसमें था 3 पेपर, सामान्य 3 पेपर था, जिसको प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, स्पेशल ब्रांच, है ना, के लिए क्वालिफाई करना था, उसके लिए 3 पेपर देना था। और साइबर क्राइम के लिए जो आपका इस बार जो आपका पोस्ट है, उसके लिए आपको 4 पेपर देना पड़ेगा। इसके अलावा जो अंगूल चिन्ह का था, है ना, फिंगरप्रिंट, जिसको पोस्ट वाला बोल रहे थे अपन, उसके लिए और भी एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ते थे। लेकिन फिलहाल की पोस्ट को टारगेट करेंगे। पेपर नंबर 3, 1, 2 और 3। देखो पहला पेपर जो होगा वो होगा आपका भाषा का, ऑब्जेक्टिव होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, इसीलिए ये एकदम सरल रहेगा, ठीक, भाषा का। और दूसरा पेपर जो रहेगा, वो दूसरा पेपर रहेगा जीएस का, जनरल स्टडीज का, सामान्य अध्ययन का, ठीक, जिसमें छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का जीएस रहेगा। नेक्स्ट पेपर 3, इस पेपर 3 में मैथ्स और रीजनिंग रहेगा भाई, ठीक, मैथ्स और तार्किक योग्यता, जिसको रीजनिंग अपन बोलते हैं, ऐसा, रीजनिंग। तो ये 3 पेपर रहेंगे, 200 नंबर का होगा ये पेपर, 200 नंबर का, ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, 200 नंबर का। देखो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ पूरा इसका टू द पॉइंट सिलेबस दे दिया जाएगा। अगर आपको हिंदी में, जैसे कि हिंदी, इसमें देखो, इस हिंदी अगर इसमें टारगेट करोगे आप 125 नंबर का, 125 नंबर का जो है वो हिंदी ही आता है, और बाकी बचा हुआ 75 नंबर का अंग्रेजी ही आता है, ठीक, जिसका टू द पॉइंट सिलेबस दिया रहता है, टू द पॉइंट एकदम। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो आप लोग को न्याय निगमन ऐसा अगर दिया होगा तो न्याय निगमन दिया रहेगा, है ना, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ऐसा ये सिलेबस में रहेगा, ठीक। अगर अपन हिंदी भाषा की बात करें तो वर्तनी, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब एकदम स्पेसिफाई करके दिया रहता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि मुख्य परीक्षा के सिलेबस को शुरुआत से टारगेट किया जाए, ठीक। ये देख सकते हो आप लोग 200 नंबर का करके ये टोटल 600 मार्क्स का होता है। अब इसको आप लोग ध्यान में रखना है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है ना। जो आपका मेन बनेगा, लिस्ट जो बनेगा वो 600 प्लस 300 प्लस 100 के हिसाब से बनेगा, यानी कि टोटल 1000 नंबर का पेपर, ठीक। 600 मेंस का, 300 फिजिकल टेस्ट का, 100 इंटरव्यू का, ठीक। तो ये हुआ आपका मुख्य परीक्षा की बात। अब काम की चीज एक और देखो मैं बोला कि 20 गुना लोग जो है वो मुख्य परीक्षा में आएंगे, नहीं कि 6800 लोग आएंगे। अब इन 6800 में, ठीक, इन 6800 में 341 गुना 20 प्रारंभिक परीक्षा निकाले, इन 6800 में, है ना। अब ये 341 के 5 गुना लोग, कितने लोग, 5 गुना लोग, यानी कि 5 कम 5 20, ये 2 गया, 5 ये 15 और 2 आपका 17, ऐसा 1705 लोग, है ना, ये पहुंचेंगे कहां, फिजिकल टेस्ट के लिए, यानी कि मेंस इतने लोग क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट अगला चरण, अगला चरण जो रहेगा वो फिजिकल टेस्ट का रहेगा, ठीक, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। देखो सबसे जो चैलेंजिंग चरण रहेगा वो फिजिकल टेस्ट का रहेगा। अगर इस बार के पोस्ट में, है ना, जो पिछले बार के पोस्ट के तहत चेंज अगर किया जाता है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया जाता है फिर ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है बाकी स्टेप के कंपेयर में। लेकिन अगर आप इसकी पहले से तैयारी करते रहोगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। देखो जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट के लिए घुसोगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था फिजिकल टेस्ट के लिए, और हर किसी का एक्सपीरियंस यही रहा होगा कि सबसे पहले उनको 100 मीटर की रनिंग करवाएगी, 100 मीटर की रनिंग, 100 मीटर का जो आपका क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ, तेज दौड़ बोल सकते हैं, 100 मीटर की, ठीक।
स्प्रिंट, 100 मीटर का स्प्रिंट होता है पहले, उसके बाद आपको करवाई जाएगी ऊंची कूद, ठीक, क्या करवाई जाएगी, ऊंची कूद, ऐसा ऊंची कूद करवाई जाएगी, जो आपका हाई जंप होता है ऐसा। ऊंची कूद के बाद आपको, है ना, करवाया जाएगा लंबी कूद, लंबी कूद जिसको अपन लॉन्ग जंप बोलते हैं, लंबी कूद ये, ठीक। इसके बाद आपको करवाया जाएगा गोला फेंक यानी कि शॉर्ट पुट, गोला फेंक लिखता हूं मैं हिंदी में, गोला फेंक, ठीक, ऐसा। उसके बाद सबसे आखिरी में आपको 1500 मीटर, ठीक, 1500 मीटर की रनिंग रहेगी आपकी, 1500 मीटर की रनिंग। अब इस चीज को ध्यान देना आप लोग कि मैं बोला फिजिकल टेस्ट होगा कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स का, ठीक। इस फिजिकल टेस्ट में ये जो 100 मीटर की रनिंग है, ठीक, इसके लिए 60 नंबर, इसके लिए 60, इसके लिए 60, ये 60 और ये 60, ऐसा। अब देखो भाई, ये टोटल हो गया 300 मार्क्स। हर जो इवेंट है, 100 मीटर का इवेंट बोलूं, ऊंची कूद बोलूं, लंबी गोला फेंक या फिर 1500 मीटर की रनिंग, हर इवेंट जो है वो 5 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। देखो आपको हर एक स्टेप के लिए 12 नंबर जो है वो मिलता है, 12 नंबर। जैसे कि 100 मीटर रनिंग का एग्जांपल लेते हैं, 12.5 सेकंड में अगर आप रेस को कंप्लीट करते हो, ठीक है, स्प्रिंट मारते हो, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा 60, ठीक। लेकिन अगर ये इससे कम होता है, जैसे कि ये 1 सेकंड कम हो गया, या फिर ये मान लो कि 12.51 भी हो गया, 5-1, ठीक, तो आपका 12 नंबर खत्म। यानी कि अगर आपका 13.5 और 12.5 के बीच में आता है तो आपको 1 कम मिलेगा, यानी कि 12×5 60, तो 12 चौक आपका 48, 48 मार्क्स मिलेगा, ठीक। इसके बाद फिर से 1 सेकंड कम कर दो, 14.5, फिर आपका कितना कम हो जाएगा, 12 नंबर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36, ऐसा। समझ में आई मेरी बात? सभी स्टेप के लिए ये रूल फॉलो होगा। जो फिजिकल टेस्ट को निकाल लिया उसका पोस्ट लगभग डन होने की स्थिति में होता है, क्योंकि फिजिकल में ही ज्यादातर लोग जो है वो बाहर होते हैं। अब इसकी शुरुआत से अगर तैयारी किया जाए और इसमें पासिंग मार्क्स भी अगर आप लेकर के आते हो, ऐसा संभावना बनता है कि आप पोस्ट के लिए प्रबल दावेदार रहोगे, ठीक। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना भाई, ये मेरा अनुभव रहा था। बहुत आसानी से प्रीलिम्स निकलता है, थोड़ा एफर्ट लगाओगे मेंस निकल जाता है, और मेंस निकालने के बाद फिजिकल की तैयारी आपको शुरू से करते रहनी है। इसके अलावा जो मेजरमेंट में शुरुआत में जो बात करता, आपको वहां पर घबराना नहीं है, क्योंकि जब फिजिकल मेजरमेंट होता है तो देखा जाता है कि सबसे ज्यादा वो पहला चरण होता है। लोगों को डर रहता है कि इतने लंबे चरण की परीक्षा पास करनी है तो मैं कहीं पहले चरण में बाहर ना हो जाऊं। बाहर तो आप नहीं होगे, बस 2 चीज को ध्यान में रखना, एक हाइट और दूसरा आपकी एज, ठीक, हाइट और एज। इसके अलावा जो आपका नॉक नी हो, फ्लैट फुट हो, उन सभी के लिए कुछ ना कुछ जो है ट्रिक होती है। आप लोग किसी फिजिकल जो दक्ष व्यक्ति हो उससे अगर संपर्क में रहोगे तो वो आपको उसकी ट्रिक भी बता देगा। 20 दिन 1 महीना तक की अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो बाकी सारी चीजें हो जाती है। नॉक नी बोलो, फ्लैट फुट बोलो, या फिर छाती की बात हो जाए, है ना, तो वो सारी चीजें जो है वो कवर अप हो जाती है, ठीक। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम रहता है। इसके बाद आखिरी चरण जो मैंने भी दिया था, है ना, ये 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ठीक, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। बहुत ही आसान चरण है, बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल करवाया जाता है कि आप उनके सामने जो है उत्तर दे सको, क्योंकि उन लोग जो है जो टेस्ट जो लेते हैं इंटरव्यू, वो होते हैं एडीजी लेवल के, आईजी लेवल के, है ना, आईजी लेवल के। ये पुलिस अधिकारी लोग जो होते हैं वो आपके सामने बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे पुलिस से आप अभी वर्तमान में डरते होगे तो ऐसे आपको डराएंगे, डराते बिल्कुल नहीं है। बहुत ही कंफर्टेबल आपको करवाया जाता है। अगर आप कोई उत्तर नहीं भी बता पाते हो तो जो मैटर करता है वो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दोगे या फिर कॉन्फिडेंस के साथ सॉरी बोल करके आगे बढ़ जाते हो, वही चीज मैटर करती है, और कोई भी चीज मैटर नहीं करती है, क्योंकि आप इसके पहले वाले चरण में अपनी जो शारीरिक योग्यता है, शारीरिक दक्षता है, वो आपकी जो शारीरिक दक्षता के अलावा जो आपकी दिमाग मन जो आपकी बुद्धि की परीक्षण है, वो उन सबको पास करके आ चुके हो। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। 100 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू रहता है, यानी कि आपको शुरू से अपना जो बोल सकते हैं पर्सनालिटी, उस पर्सनालिटी के ऊपर भी ध्यान रखना है। शुरू से आपको सब इंस्पेक्टर अपने आप को मानना है, वैसा सोचना है। अगर आप ऐसा मान लेते हो, सोच लेते हो, तो बहुत आसानी से जो है आप लोग पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। देखो अभी आने वाले समय में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट तो 100% आएगा ही आएगा, लेकिन वो लोग बाहर होंगे जो इसकी तैयारी में अभी से नहीं जुटेंगे, ठीक, क्योंकि एग्जाम को निकालना ऐसे आसान तो है कंपैरेटिवली अगर अपन देखेंगे सीजीपीएससी या अदर एग्जाम से, तो ये आसान है। भले ही चरण ज्यादा है लेकिन ये बहुत आसान एग्जाम है।
और आसान एग्जाम को देने के बाद आपको ऐसा पोस्ट मिलेगा जो तहसीलदार के भी जो ग्रेड पे होता है उससे ऊपर का होता है। मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे की बात कर रहा हूं, तो उसमें जो है उससे ज्यादा होता है वो, है ना। और आपका ये भी चीज है इसमें कि अगर आपको पब्लिक से, है ना, मीटिंग करना, पब्लिक के लिए कुछ करना, उनके लिए समर्पित होने के लिए अगर आप चाहते हो तो ये सबसे बढ़िया पोस्ट हो सकता है टारगेट करने के लिए। ठीक, तो इस चीज को आप लोग, जो मैं आप लोग को बताया भाई जानकारी, उस चीज के बारे में आप लोग और भी जो है गहनता से, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर परीक्षार्थी जो है अब अपने रिजल्ट के इंतजार में है, उनसे भी आप राब्ता कायम कर सकते हो। आप लोग को यही चीज जानने के लिए मिलेगी, सबका अपना अपना संघर्ष जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग उनसे ये भी जानकारी ले लेना कि और भी क्या बातें ध्यान में रखनी है ना। वैसे तो मैं आप लोग को मैक्सिमम चीजें बता चुका हूं, और भी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपके समक्ष पुनः उपलब्ध हो जाऊंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आप उड़ान IAS अकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे। रवि सर, सुधीर सर, आपके वैभव सर, मैं, है ना, ये सारे इस पोस्ट के लिए एकदम मतलब जो शुरुआत से लगे हुए, डेडिकेट होकर के लगे हुए हैं, आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे, आपको इंश्योर करवाएंगे आप कि कम से कम किसमें बाहर ना हो, एग्जाम के लेवल में बाहर ना हो। ठीक, तो आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत भी आपके लिए मददगार साबित हुई होगी, तो इसको आप ऐसे परीक्षार्थियों तक के शेयर करें जो सब इंस्पेक्टर को अपना टारगेट बना रहे हैं। और अगर आप नहीं बनवा रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आप भी इसको एक बार टारगेट लेकर के चले, क्योंकि सामने आपके और कोई इसके अलावा एग्जाम फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में ऐसे जिससे जितनी जानकारी मिलती है कि ADO का पोस्ट, RI का पोस्ट, पटवारी का पोस्ट आने वाला है। ठीक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं सब इंस्पेक्टर की अन्य जानकारी को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।